नमस्कार, मेरा नाम विकास काश्यप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 3 नवंबर से 9 नवंबर तक का है। 3 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि है और ये वीक 9 नवंबर रविवार को पंचमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो आपको हमने पहले काफी बार हर वीडियो में हम यही बताते हैं कि राहु काल एक अशुभ काल होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो आप बच के रहें। राहु काल के आगे पीछे आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, बट जब राहु काल का समय होता है उसके बीच में आपको कोई भी शुभ कार्य या नया कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। क्योंकि जो भी आप इस काल में कार्य शुरू करते हैं उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ही शून्य हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो 4 नवंबर मंगलवार को दोपहर को 12:35 से शुरू होगा और 5 नवंबर बुधवार को सूर्योदय तक रहेगा। और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 6 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:34 से शुरू होकर अगले दिन गुरुवार को सूर्योदय तक रहेगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला एक शुभ योग है। और इस बार 4 नवंबर से 5 नवंबर तक मतलब एक तरह से पूरा दिन आपको मिल रहा है। 4 नवंबर दोपहर से शुरू हो जाएगा, 6 नवंबर भी आपको पूरा ही मिल रहा है। तो शुभ कार्यों में आप कोई भी शुभ कार्य आपके करियर से रिलेटेड है या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि गृह प्रवेश, शादी तय करना, कोई संस्कार, किसी भी तरह का कोई कार्य कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि जो भी काम इस योग में किए जाते हैं उनके जो फल हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी सेम दिन पे पड़ रहा है। 4 नवंबर मंगलवार को दोपहर को 12:35 से शुरू होगा और ये 5 नवंबर बुधवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी। ये बहुत ही अच्छा दिन है 4 नवंबर का। इस दिन दो योग एक साथ है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग भी है। यानी कि वो योग जिनके फल अमृत के समान प्राप्त होते हैं। एक है कि उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है और एक है उस कार्य का फल आपको अमृत की तरह प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 4 नवंबर का दिन है ये काफी शुभ है। हालांकि ये दोपहर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपको रात तक का पूरा समय मिलेगा। नेक्स्ट डे सूर्योदय तक का टाइम है, तो आप दिन का समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आपको अपने कार्य करने हैं या जो कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस समय में आप कर सकते हैं। जी। आगे है रवि योग। 3 नवंबर सोमवार को दोपहर के बाद 3:06 से शुरू होगा और ये अगले दिन 4 नवंबर मंगलवार को दोपहर को 12:35 तक रहेगा। जी। रवि योग जो है, आपने देखा लास्ट वीक हमको काफी अच्छा टाइम मिल रहा था रवि योग के लिए। इस हफ्ते 3 नवंबर से 4 नवंबर तक का टाइम फिर भी मिल रहा है, यानी कि 4 नवंबर मंगलवार को दोपहर तक ही रहेगा। तो ये काफी अच्छा समय है, मतलब एक पूरे 24 घंटे का आपको समय मिल रहा है, 3 से लेके 4 तक। इस समय में आप जो भी कार्य शुभ कार्य हैं वो सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा जो हम बताते हैं किन चीजों का ध्यान रखना है, ओवर रिस्क लेके, हाई रिस्क लेके किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरी चीज, आप स्पेशली इसमें क्या करना चाहिए, आपको मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं या कुछ भी अपना पर्सनल काम जैसे बिजनेस हो गया या कोई जॉब ज्वाइन मेडिसिन से रिलेटेड अगर है तो उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को अगर आप दवाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्पेशली आप इस योग का यूज करें। आप अगर खुद भी डॉक्टर हैं, होम्योपैथी हैं, आयुर्वेदिक हैं या एलोपैथी भी हैं, तो भी आप इस समय को यूज कर सकते हैं। अपने पेशेंट को बता सकते हैं कि अगर वो मेडिसिन स्टार्ट करे तो इस टाइम से स्टार्ट करें। वैसे तो अर्जेंसी में हम कभी भी समय नहीं देखते, लेकिन अगर आप कोई अपना लंबा ट्रीटमेंट करवा रहा है तो इस योग को यूज करने से उसको जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर मिलेंगे। तो रवि योग सूर्य देव से संबंधित है और सूर्य देव ही हमारे इम्यूनिटी और जीवन का कारक है। तो इस योग में जो भी काम किए जाते हैं उससे जीवन अच्छा होने की संभावना, यानी कि हेल्थ, क्योंकि सन हेल्थ को बताता है आपकी जनरल हेल्थ को, तो उससे आपकी हेल्थ से रिलेटेड बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिवली प्रोग्रेस होती है। जी। आगे हम बात करेंगे यमगंटक योग की। तो पहला यमगंटक योग 6 नवंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय से लेके रात को 3:28 तक रहेगा। दूसरा यमगंटक योग 7 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय से लेके रात को 12:34 तक रहेगा। जी।
यम घंटक योग यानी कि संकट का समय, या घंटक एक समय, यम यानी कि संकट के समान जो समय होता है उसको यम घंटक कहते हैं। जो भी कार्य इस योग में किया जाता है उसके फल अच्छे नहीं मिलेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप कोई भी इस तरह का कार्य शुरू करते हैं तो वो आपके लिए संकट ला सकता है आपके जीवन में। यानी कि आपने सोचा, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कोई इस समय अगर अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है तो हो सकता है वो जॉब जो है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बन जाए। तो दैट डिपेंड्स। अगर आपको फिर भी कुछ बहुत अर्जेंसी है तो किसी अच्छे पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही कार्य करें। अदरवाइज अगर अर्जेंसी नहीं है तो इस योग में अवॉइड करें। इसीलिए आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता है, हफ्ते की शुरुआत में ये पंचांग आ जाता है कि आप देख लें, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें कि इस हफ्ते आपको वो चीज इस पर्टिकुलर टाइम पर वो काम डिसाइड करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो 6 नवंबर को जैसे कि सुबह ही शुरू हो जाएगा और 7 नवंबर तक रहेगा, तो काफी लंबा समय है। तो उसको ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार छोटा समय आता है तो वो अवॉइड हो जाता है या रात के टाइम आता है निकल जाता है। लेकिन अगर पूरे दिन का समय है तो इसको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, बिकॉज इसके आगे जो है वो काफी शुभ समय भी आ रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इस समय को अच्छे से नोटेड रखिए कि इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू ना करें। जो चल रही है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। जी। आगे है प्रमुख तिथि, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 3 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि है और उस दिन सोम प्रदोष व्रत है। जी मैम। जी, तो सोम प्रदोष व्रत यानी कि आ, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, भगवान शिव जो है वो भक्तों के लिए मतलब उन्होंने ये जो प्रदोष व्रत है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वो इस दिन को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। और अगर इस दिन भगवान शिव की कृपा पानी है तो उनके लिए स्पेशली व्रत किए जाते हैं। जैसे एकादशी के व्रत भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं, इसी तरह से शिव जी के लिए होते हैं। अगर कभी भी त्रयोदशी तिथि यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में त्रयोदशी तिथि आ रही है, वो जब भी सोमवार को पड़ेगी तो उसको सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। और त्रयोदशी तिथि के शाम के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं जाती है। ये जो संयोग होता है सोम प्रदोष का, ये काफी एक तरह से हम कहें शुभदायी होता है, फलदायी होता है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो स्पेशली अगर इस समय के शाम के समय को यूज करते हैं, इस दिन के शाम शाम के समय को यूज करते हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं। यानी कि आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। आप इस दिन शाम के समय में अपना जो भी शिव जी के लिए आप अगर किसी के गुरु ने उन्हें शिव मंत्र दिया है या स्पेशली आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप इस समय बैठ के उनकी साधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। उसके जो फल हैं वो आपको दोगुना प्राप्त होंगे, ज्यादा ही प्राप्त होंगे। तो आप जिस भी इंटेंशन से यानी कि जिस भी इच्छा से व्रत करना चाहते हैं या उनकी स्तुति करना चाहते हैं, आप उस इंटेंशन उस इच्छा को रखते हुए अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो उसके फल आपको उसी प्रकार प्राप्त भी होते हैं। जी सर। आगे 4 नवंबर मंगलवार को चतुर्दशी तिथि है और पंचक इसी दिन समाप्त होंगे। आगे हम बात करेंगे 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा है और श्री गुरुदेव नानक जी की जयंती भी है और भीष्म पंचक भी है। तो बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा तो हिंदू पंचांग की सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक है। यह दिन देव दीपावली के रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं इस दिन देव धरती के ऊपर आते हैं और गंगा स्नान करके दीपदान करते हैं। यह समय ऊर्जा संतुलन, मानसिक शांति और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और कहते हैं कि ये जो पूर्णिमा है ये 5 तत्व के संतुलन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। क्योंकि जब हम गंगा स्नान करते हैं तो उसमें जल तत्व आ जाता है, अग्नि दीपदान में आती है, वायु जप जब हम जप करते हैं तो वायु आ जाती है, और जब हम दान करते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व आता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो उससे आकाश तत्व आता है। तो ये पांचों तत्व एक साथ बैलेंस हो जाते हैं और आप इसे ये भी कह सकते हैं शुद्ध हो जाते हैं। तो इस पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। और इसी दिन जो है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की भी जयंती है कुंडली में, तो उसको भी बल मिलता है। आगे हम बात करेंगे भीष्म पंचक की। तो महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तीरों की शैया पर लेटते हुए सूर्य नारायण भगवान के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। तो कार्तिक शुक्ल से पूर्णिमा तक उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण, उपासना और भक्ति साधना की थी।
इसी अवधि को भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर इस दिन आप व्रत करते हैं तो शांति पितृदोष से शांति मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति भीष्म पंचक का व्रत करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आगे 8 नवंबर शनिवार को श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। जी, तो गणेश चतुर्थी व्रत इस बार 8 नवंबर को पड़ रहा है। और गणेश जी का जो व्रत है, सबसे पहले तो वो विघ्नों को हटाने के लिए किया जाता है, इसीलिए शुरुआत में गणेश जी की पूजा करी जाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी की आराधना इसीलिए करते हैं कि उस कार्य में कभी भी किसी भी तरह का विघ्न ना आए। साथ ही साथ गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है, यानी कि बुद्ध से जोड़ा गया है। तो जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उन कार्यों में हम इंटेलिजेंटली, यानी कि इंटेलेक्ट के साथ अच्छे डिसीजंस लें, वो कार्य हमारा बेहतर हो, इसीलिए गणेश जी की आराधना की जाती है। अब चतुर्थी तिथि जो कि 4 को दिखाती है, यानी कि 4, 9 और 14 रिक्ता तिथि में भी आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 4 हम इसमें बोल रहे हैं, यानी कि चौथा एक तरह से नंबर जो है 4, वो न्यूमरोलॉजी में राहु से भी कनेक्ट किया जाता है, जो भ्रम पैदा करता है। और राहु को ओवरकम करने के लिए हमेशा बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम एलिमेंट्स के साथ जोड़ें इसको, तो 4 एलिमेंट को बना के हमेशा पृथ्वी तत्व बनता है। यानी कि जब हम 4 कोनों को जोड़ते हैं, डॉट्स को जोड़ते हैं, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल पैदा होता है, जो अर्थ एलिमेंट यानी कि स्टेबिलिटी को दिखाता है। इसीलिए रूट चक्रा को एक्टिव करने के लिए या रूट चक्रा को मजबूत करने के लिए गणेश जी की मंत्र और गणेश जी की आराधना भी की जाती है। तो यही अगर हम आगे बात करें कि ये जो एक बहुत ही, जब भी चंद्रमा किसी विशेष योग और शुभ नक्षत्र का संगम साथ में होता है, तो उस दिन और चतुर्थी तिथि भी पड़ जाए तो वो दिन काफी शुभ माना जाता है। अब सबसे इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, यानी कि चंद्रमा के दर्शन से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे मिथ्या दोष या झूठा आरोप लगने का भय बना रहता है। बाकी गणेश जी की मतलब इस चतुर्थी पर उनकी उपासना करने से आपके काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं, सफलता, बुद्धि, समृद्धि का विकास होता है। कुछ विशेष उपाय मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर कोई भी व्यापार करता है, कोई जातक, और उसको उसमें लाभ चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करें हर चतुर्थी को, यानी कि गणेश चतुर्थी को, आप गुड़ और चने का भोग लगाएं गणेश जी को और दुकान के द्वार पर रख दें। पढ़ाई में अगर आपको किसी भी तरह की कोई सफलता चाहिए, मतलब एक तरह से आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस चीज में आपको निकलना है, आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो पढ़ाई तो कोर्स करनी ही है। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिविटी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो गणेश जी को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। साथ ही साथ ओम बुद्धि प्रदाय नमः का 21 बार जाप करें। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनको गणेश जी की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि गणेश जी बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ये इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो यहाँ कनेक्शन जो है वो उनके खुद के इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाने का है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर इसका जाप करते हैं, तो ये जाप की जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिकली उनके नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है। संतान सुख के लिए अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या रुकावटें आ रही हैं संतान से रिलेटेड, तो जातकों को, या जो भी स्त्री हैं या हस्बैंड भी कर सकते हैं उनके, वो गणेश जी को सफेद फूल और मिठाई चढ़ाएं, साथ ही साथ नारियल भी अर्पित करें। देखिए, ज्योतिष में नारियल को राहु से जोड़ा गया है। नारियल जो है वो राहु का फॉर्मेशन है, एक तरह से उसको सिग्निफाई करता है, यानी कि जो चीज बाहर से दिख रही है वो अंदर से कुछ और है, दिस इज राहु। तो हमेशा आप ये देखिए, गणेश जी को आप नारियल अर्पित कीजिए और साथ में सफेद फूल और मिठाई चढ़ाइए। ये काम आपको हर महीने की गणेश चतुर्थी को करना चाहिए। तो इसी के साथ आगे का हम देखेंगे कि कौन सा आगे आ रहा है इसमें। सर, एक बार जरा थोड़ा सा गाइड 9 कीजिए। नवंबर रविवार को बुध ग्रह जो हैं वो वृश्चिक राशि में वक्री होंगे, रात को 12:29 पर। जी, तो 14 नवंबर को बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। आज हम बहुत सारी बातें बुध से जुड़ी हुई कर रहे हैं। तो तो इस बार 9 नवंबर को बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं, रात का समय है। तो इस हफ्ते हम बुध की बहुत सारी मतलब चीजें देख रहे हैं। जैसे गणेश चतुर्थी पर हमने बुध का बहुत सारी जो है वो डिस्कस किया कि क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बुध की अगर हम वैदिक ज्योतिष में एक तरह से उसकी एक तरह से अहमियत देखें, तो वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता का कारण है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, टेक्नोलॉजीज का कारक है, कम्युनिकेशन,
या जो तर्क शक्ति होती है, डिबेट करने की जो शक्ति होती है, अपनी बात रखने की जो शक्ति होती है, उन सब का कारक बुध है। और यही बुध जब वक्री हो जाता है तो ये सारी इसकी जो ऊर्जा है ना वो उल्टी दिशा में काम करती है। देखिए, कोई भी ग्रह पीछे नहीं जाता, सबका मोशन हमेशा जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं हमेशा उसी डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन जब एक प्लैनेट के रेफरेंस में दूसरे प्लैनेट की स्पीड कम होती है, क्योंकि स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, तो ऐसा दिखता है, ऐसा इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, ये जो डिफरेंस आता है स्पीड में, उसमें ऐसा लगता है कि अगला जो ग्रह है वो पीछे जा रहा है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, वो हमारी ट्रेन चल रही है, साथ में जो ट्रेन है वो भी बराबर स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर वो ट्रेन स्लो हो जाती है, चल रही है लेकिन स्लो हो जाती है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। बस यही सेम जो है वो ग्रहों के साथ होता है। तो पृथ्वी ग्रह से ऐसा लगता है कि बुध पीछे जा रहा है, जबकि उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है। इसी गति के अंतर को जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण इस तरह की फीलिंग आती है, और इसी को हम रेट्रोगेट कहते हैं, यानी कि वक्री चाल। तो यहाँ जो है वो ऊर्जा एक तरह से कम हो रही है, हम ये कहें, या अगर हम वैसे बात करना चाहें तो उल्टी दिशा में बह रही है। देखिए, पश्चिम दिशा जो है वो शनि जी की दिशा है, और शनि जो है वो बिजनेस का भी कारक है, और पश्चिम दिशा जो है वो लाभ का भी कारक है। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, पेशेंस हो गया, मैच्योरिटी हो गई, इन सब का कारक जो है वो पश्चिम दिशा और शनि दोनों से जोड़कर बनता है। तो बुध जो है, वक्री बुध, इन सब पर क्या असर लाएंगे वो हमें देखना है। लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि आपको बस सावधानी बरतनी है। आपको अवेयरनेस लानी है कि डरना नहीं, अरे बुध वक्री हो गया तो अभी मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, नहीं नहीं। आपको अवेयरनेस के साथ में चीजों को देखना है। क्या क्या हो सकता है इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे हो सकता है आपको पुराने काम वापस कंसिडर करने पड़े, यानी कि रिकंसिडरेशन हो सकता है कि कोई प्लानिंग्स चल रही थी और वो एकदम से आपको लगे कि ये चीज वर्क नहीं कर रही है, आपको दोबारा उन चीजों को देखना पड़े। कोई भी छुपी हुई जानकारी सामने आ सकती है। पुराने जितने भी मित्र हैं, क्लाइंट हैं या रिश्तेदार हैं, स्पेशली अगर कोई या आपकी बहन है, बुआ है, वो सब आपसे वापस कांटेक्ट में आ सकते हैं, या उनसे एक तरह से कनेक्शन आपका बढ़ सकता है। देखिए, क्लाइंट बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और बिजनेस मैंने बताया कि ये चीज वापस आ सकती है, क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स जो है वो भी बुध है आपकी लाइफ के अंदर, बहन है वो भी बुध है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें वापस एक्टिव हो सकती हैं, आपको आपके उनसे दोबारा कांटेक्ट हो सकते हैं। जितना भी हम, मैंने टेक्निकलिटी की बात करी है, कम्युनिकेशन या हम जो आजकल ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं वो सब में बुध इन्वॉल्व होता है। तो ऑनलाइन या डिजिटल डेटा या डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी बुध है। उन सब चीजों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट गलत पोस्ट हो जाए, या कोई चीज में एक तरह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चीजें गलत हो जाएं, या आपसे ही गलती हो जाए कोई ट्रांजेक्शन करते में, ये भी एक टेक्निकल चीज है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कि ये समय ना सावधानी का है। जब तक बुध आपका वक्री है तब तक चीजें जरा आपको सावधानी के साथ देखनी चाहिए। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, ये स्वाभाविक है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, या कोई कॉल पर बात कर रहा है या मैसेजेस कर रहा है, यहाँ गलतफहमियां बहुत ज्यादा पैदा हो सकती हैं। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन बढ़ सकता है। साथ ही साथ पुरानी चीजें दोबारा कंसिडर करके आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि आपको एक बार दोबारा उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है, क्या आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का बैकअप लेकर रखें अगर आपको लग रहा है आपका कोई गैजेट खराब हो रहा है, इस तरह की चीज हो रही है। साथ ही साथ गलत फहमी से बचने के लिए क्लियर बात करें, ना कि मैसेजेस करें और कुछ भी, क्योंकि उससे एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर कोई अधूरे काम है उनको पूरा करें, क्योंकि रिकंसिडरेशन का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ सब कुछ व्यवस्थित रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सारी चीजें करनी है। क्या नहीं करना है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, रिकंसिडरेशन, यानी कि हर चीज को सोच समझ के करना है। गुस्से में जवाब ना दें, कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, या सामने वाले को गलतफहमी हो सकती है, आप कुछ कहेंगे सामने वाले को कुछ और लगेगा। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचना है। अगर बहुत जरूरी हो तो भी आप थोड़ा सा वेट करें कि ये बकरी जो है वो वापस मार्गी हो जाए, यानी कि अपने मोशन में आ जाए, और उसके बाद ही हम इसको खरीदें। तो अदरवाइज हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट निकल आए, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, रेस्ट आप आराम से सोचकर डिसीजन लेकर, और देन उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। जी। तो इसी के साथ इस वीक का पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्ते।